हाय एवरीवन। सो टुडे आई विल शो हाउ आई स्टडी, मतलब मैं कैसे अपना बायो कंप्लीट कर रही हूँ। हर एक चैप्टर में क्या क्या मैं कर रही हूँ वो सब मैं दिखाने वाली हूँ। तो आज मैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन करूँगी। तो लेट्स सी मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ। आई विल शो यू। पहले तो ये मेरे नोट्स है, अब मैं पहले नोट्स से पढ़ूँगी। और लेट्स स्टडी एनसीईआरटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि मैं एनसीईआरटी कैसे पढ़ती हूँ। तो इसमें मैं रिकॉर्डिंग करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर नेम इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू प्रोवाइड विद न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस। हम लोगों ने पढ़ा कि लिविंग सेल्स को चाहिए न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस। ऑल्सो द वेस्ट और फिर जो वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं उसको कंटीन्यूअसली बॉडी से रिमूव करना होता है क्योंकि बॉडी हेल्दी फंक्शन करे। तो इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस सब्सटेंस टू द सेल्स एंड फ्रॉम द सेल्स। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्वड डिफरेंट मेथड्स फॉर ट्रांसपोर्ट सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक। तो हम लोग ने एनिमल किंगडम में पढ़ा है कि पॉलीफेरा, सिलम ये लोग सर्कुलेट करते हैं वाटर फॉर द सराउंडिंग थ्रू द बॉडी कैविटीज टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज द सब्सटेंस। More complex organisms use special fluids within their bodies to transport such material. Blood is most commonly used body fluid by the most of the higher organisms, including humans, for this purpose. तो blood कहाँ से स्टार्ट होता है? एनीडा से स्टार्ट होता है। एनीडा और कॉर्डेटा में रोसा वेटरी टाइप होता है, और फिर ऑर्थोपोडा मोलस्का एकाइनोडर्मिटा में हेमिकॉर्डेटा ये सब ओपन टाइप होता है। तो another body fluid limb also help in transport of certain substances. In this chapter we will learn about the composition and properties of blood and limb, and the mechanism of circulation of blood is also explained herein. तो इस पैराग्राफ में हमने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा। इसमें बस हमें बताया गया है कि इस चैप्टर ब्लड हायर ऑर्गेनिज्म में फ्लो करता है और दो तरह के बॉडी फ्लूइड्स होते हैं ह्यूमन में, ब्लड और लिम्फ। ज़्यादा कुछ तो है नहीं। तो अब ब्लड से स्टार्ट करते हैं। ब्लड क्या है? तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा कि ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था कि ब्लड के पास फाइबर्स नहीं होते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे आप तो बताइए कि स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से थे। तो क्या क्या थे? ब्लड, बोन, कार्टिलेज, ये सब स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू थी। बस अब पर ब्लड इज द एक्सेप्शन जिसमें फाइबर नहीं होते हैं, बाकी सब में फाइबर्स होते हैं। तो ब्लड इज द स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। क्या क्या होते हैं? फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट। प्लाज्मा कितना होता है? 55%। फॉर्म एलिमेंट कितना होता है? 45%। तो प्लाज्मा पढ़ते हैं। प्लाज्मा कैसा होता है? प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर होता है, विस्कस फ्लूइड कंसिस्टिंग ऑफ नियरली 55% ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मैच द कॉलम में बन सकता भी है, और फिर करेक्ट इनकरेक्ट में स्टेटमेंट बेस में बन सकता है कि प्लाज्मा का कलर कैसा है? स्ट्रॉ कलर। विस्कस फ्लूइड है, कंसिस्ट कितना करता है? 55%। 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। तो हम लोगों ने ब्लड अगर निकला हुआ दिखा है तो उसमें वाटर ब्लड लिक्विड फॉर्म होता है। तो ज़्यादा कैसा होगा? पानी। 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर एंड प्रोटीन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 6 to 8% ऑफ इट। अब प्रोटीन कॉन्ट्रीब्यूट करता है 6 to 8% ऑफ इट। प्लाज्मा में कैसे क्या क्या पड़ा? प्लाज्मा 55% होता है ब्लड का, जिसमें से 90 to 92% प्लाज्मा कैसा होता है? वाटर से बनता है, और 6 to 8% प्रोटीन से बनता है। तो यहाँ पे हम लोग को लिख लेंगे प्लाज्मा 55% होता है, जो 90 to 92% वाटर से बनता है, और 6 to 8% प्रोटीन से बनता है। कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं? फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूलिन आर द मेजर प्रोटीन। कौन कौन से? फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूलिन आर द मेजर प्रोटीन्स। हम यहाँ तक इस पेज को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Fibrinogen are needed for clotting and coagulation of blood. Globulins primarily are involved in defense mechanism of blood, and albumins help in osmotic balance. तो हम लोगों ने फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और के बारे में पढ़ा, ठीक है। एल्ब्यूमिन के बारे में पढ़ा। तो इसे याद कैसे करें? हम कंफ्यूज होते थे। पहले ग्लोब्यूलिन को देखते हैं। तो ग्लोब्यूलिन से कैसे? ग्लोब्यूलर मतलब लग रहा है कि ग्लोब्यूलर तो क्या करेगा? ग्लोब्यूलर मतलब बड़ा, मतलब मान सकते हैं कि डेंजर साइन जैसा। तो ये क्या करेगा? ग्लोब तो डिफेंस में हेल्प करेगा। जैसे याद कर सकते कि ग्लोब, जैसे याद कर सकते कि ग्लोब मतलब इंडिया का ग्लोब इंडिया को किस चीज़ का ज़रूरत है? डिफेंस की। तो ग्लोब डिफेंस मैकेनिज्म। फिब्रिनोजन हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फिब्रिनोजन हेल्प इन क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अब एल्ब्यूमिन, AO वॉवेल्स, तो एल्ब्यूमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। मैं बस ऐसे बता दी कि मैं कैसे याद की हूँ, वरना आपको ऐसे याद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपको ये बचकाना भी लगेगा। तो लेट्स अब आगे पढ़ते हैं। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड। अब प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, HCO3 माइनस, क्लोरीन एक्सेट्रा। अब प्लाज्मा कंटेन करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन एक्सेट्रा। प्लाज्मा ये छोटे अमाउंट में मिनरल्स भी कैरी करता है। तो अगर क्वेश्चन आया कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है, तो वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं, और रिमेंबर अमाउंट ऑफ मिनरल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं प्लाज्मा में? वाटर होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और मिनरल्स होते हैं। are present as they are always in transit in the body. Factors for coagulation or clotting of blood are also present in the plasma in an inactive form. Plasma without clotting factor is called serum. अब बॉडी में क्लॉटिंग या कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड में
कोएगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में जो इनएक्टिव फॉर्म में प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं. अब प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम. प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम. अब फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. पहले प्लाज्मा कितना परसेंट था? 55% था. अब फॉर्म एलिमेंट कितने परसेंट है? तो 45% है. तो फॉर्म एलिमेंट में क्या क्या आता है? इराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स. ये तीनों मिला के फॉर्म एलिमेंट बनाते हैं और कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 45% ऑफ ब्लड. इराइथ्रोसाइट को आरबीसी कहते हैं, ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी कहते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं. इराइथ्रोसाइट के बारे में इराइथ्रोसाइट और आरबीसी आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सेल्स इन ब्लड. अ हेल्दी एडल्ट हैज एन एवरेज 5 million to 5.5 million ऑफ आरबीसी millimeter cube. What? Millimeter cube of blood. RBC are formed in red bone marrow in adults. RBCs are devoid of nucleus and in most of the mammals and are biconcave in shape. They have a red colored iron containing complex protein called hemoglobin, hence the color and the name of this cell. A healthy individual can have 12 to 16 gram of hemoglobin in every 100 ml of blood. These molecules play a significant role in transport of respiratory gases. RBCs have an average lifespan of 120 days and after which RBCs are destroyed in strain. Strain को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. इराइथ्रोसाइट के बारे में हम लोग कहते हैं. इराइथ्रोसाइट पहला चीज़ कि सबसे अबेंडेंट होता है सेल्स में इराइथ्रोसाइट. एडल्ट ह्यूमन के पास 5 million to 5.5 million आरबीसीज होते हैं. थर्ड की आरबीसी फॉर्म होता है रेड बोन मैरो में. आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है और फिर बाइकॉन्केव होता है शेप में. आरबीसी रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसके पास आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है कॉल्ड हीमोग्लोबिन. अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि आयरन कंटेनिंग सिंपल प्रोटीन तो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन. हीमोग्लोबिन कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, इसलिए आरबीसी का नाम ये पड़ा है. फिर हेल्दी इंडिविजुअल के पास कितना से कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होगा? तो 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड. These molecules plays a significant role in transport of respiratory gases. आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज. और ग्रेवयार्ड कौन है? कहाँ पे आरबीसी मरता है? स्प्लेन, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ सेल बोलते हैं. बस हो गया. अब ल्यूकोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो ल्यूकोसाइट्स को हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं और ये कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है और ये न्यूक्लिएटेड होता है. न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट नहीं होता? आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये रिलेटिवली लेसर इन नंबर विच एवरेजेस अबाउट 6000 to 8000. इसमें भी इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है. -3 पावर ऑफ -3 ऑफ ब्लड. ल्यूकोसाइट का जनरली शॉर्ट लिव्ड होता है. वी हैव 2 मेन कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसी, ग्रैन्युलोसाइट एंड ग्रैन्युलोसाइट. ल्यूकोसाइट्स को पहली बार व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं. इसे पढ़ा हम लोग ने. ये कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं होता. और क्या पढ़ा? न्यूक्लियस होता है और ये रिलेटिवली कम होता है. कितना होता है? 6000 to 8000. ये जनरली शॉर्ट लिव होता है. मान सकते हैं कि 1 वीक तक जिंदा रह सकता है, उसके बाद ये डाई हो जाता है. अब ल्यूकोसाइट को भी हम लोग 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. आरबीसी को नहीं किया है, ल्यूकोसाइट को करेंगे 2 मेन कैटेगरीज में. ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट. ग्रैन्युलोसाइट में क्या क्या आएगा? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल. फिल ग्रैन्युलोसाइट. ए ग्रैन्युलोसाइट, मोनोसाइट और अब ए ग्रैन्युलोसाइट में क्या आएगा? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट दोनों एक साइट. ए ग्रैन्युलोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल. अब इसमें क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रोफिल्स के बारे में पहले पढ़ते हैं. न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होता है 60 to 65%. ये मैं याद कराऊंगी. फिर टोटल डब्ल्यूबीसी. एंड बेसोफिल जो होता है सबसे कम होता है. क्या सबसे ज़्यादा? न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होता है, बेसोफिल सबसे कम होता है. Neutrophils and monocytes are phagocytic cells which destroy foreign organism entering the body. अब neutrophils और monocytes phagocytic होता है और destroy करता है foreign organism को जो enter करता है body में. Basophil secrete histamine, serotonin and heparin etc. and are involved in inflammatory reaction. Eosinophil resist infection and also associated with allergic reaction. Lymphocytes are of 2 major types, B and T forms. Both B and T lymphocytes are responsible for immune responses of the body. पहले हम लोग इओसिनोफिल, किसी ने ब्लड टेस्ट कराया होगा तो उसमें इओसिनोफिल देखा होगा. तो वो क्या करता है? इन्फेक्शन जब होता है तब उसका अमाउंट इंक्रीज होता है. लिम्फोसाइट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम लोगों ने पढ़ा था. ह्यूमन लिम्फोसाइट्स आर ऑफ 2 मेजर टाइप, बी एंड टी फॉर्म्स. और बोथ बी एंड टी फॉर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी. न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट क्या करता है? फैगोसाइटिक होता है नेचर में और डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन ऑर्गेनिज्म को. बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन. अब इसका भी साइट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? रेड बोन मैरो. अब एक ट्रिक लिखते हैं जिससे हमें याद हो जाएगा कि किसका अमाउंट ज़्यादा है, किसका अमाउंट कम है. तो लेट मी टेल यू द ट्रिक. नेवर लेट मी एंटर बस. न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल. क्या फिर से? नेवर लेट मी एंटर बस. नेवर लेट मी एंटर बस. व्हाट? नेवर लेट मी एंटर बस. इसका अमाउंट क्या करने का सबसे सही तरीका? 60 to 65%, 20 to 25%, 6 to 8%, 2 to 3%, 0.5 to 1%. मुझे याद हो जाएगा. 60 to 65%. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 60, 30, 6, 3, 1. 60, 30, 0, 0 हटा दिए, 6, 3 और 1. नेवर लेट मी एंटर बस. 60 to 65, 20 to 25, 6 to 8%, 2 to 3%, 0.5 to 1%. इसका शेप देखिए. रेड ब्लड सेल सर्कल होता है प्लेट से. फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में होते हैं. अभी इसके बारे में पढ़ेंगे. हेडफोन, इओसिनोफिल, बेसोफिल, नॉर्मल, न्यूट्रोफिल,
मोनोसाइट, दिस इज बीन शेप और समथिंग, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट थोड़ा सा छोटू सा है। तो इस्नोफिल, हेडफोन, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ऊपर से मोनोसाइट समथिंग लाइक बीन शेप कह सकते हैं। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एकदम थोड़ा सा होगा। लिम्फोसाइट छोटू छोटू सा होता है, तो लिम्फोसाइट छोटू छोटू सा शेप में दिखा रहा है, तो थोड़ा सा। बी लिम्फोसाइट ज़्यादा, टी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट ऐसे। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल ऐसे, न्यूट्रोफिल ऐसे, न्यूट्रोफिल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। नाउ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, आर सेल फ्रैगमेंट्स। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। और प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स का सेल के फ्रैगमेंट्स होते हैं, जो कहाँ से आते हैं, मेगा कैरियोटोसाइट से आते हैं, जो स्पेशल सेल है बोन मैरो में। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 लाख से 3.5 लाख तक प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अ रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स व्हिच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स नहीं कहते। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट सेल के फ्रैगमेंट्स है जो मेगा मतलब बहुत बड़ा, मेगा कैरियोसाइट से आया है। इसका अमाउंट 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है। प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसका रिडक्शन करेंगे तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स फॉर्म होगा। अब हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो एज यू नो, ब्लड ऑफ ह्यूमन डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स थ्रू इट अपीयर टू बी सिमिलर। Various type of grouping of blood has been done. Two such grouping are ABO and RH are widely used all over the world. तो ब्लड ग्रुप्स को हम लोग कैसे ग्रुप में डिवाइड करेंगे, कौन से बेसिस में, ABO एंड RH। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग ABO ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था लैंड स्टेनर ने। अब हम लोग ABO, ऐसे कोई पूछेगा तो नहीं लैंड स्टेनर पर, ठीक है, पता होना चाहिए। अब तो एनटीए पे भरोसा भी नहीं कर सकते। तो अब एबीओ ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस। एंटीजेंस क्या होता है, केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून सिस्टम ऑन द immune response on the RBC, namely A and B. Similarly, the plasma of different individuals contain two natural antibody proteins produced in response to antigen. The distribution of antigen and antibodies in 4 groups of blood A, B, and AB and O are given in table 15.1. You probably know that during blood transfusion, any blood cannot be used. The blood of donor has to be carefully matched with the blood of recipient before any blood transfusion to avoid severe problem of clumping. Destruction of clumping is destruction of RBC. तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग हम लोग पढ़ते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग बेस्ड होता है प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल कॉल्ड एंटीजन ऑन सर्फेस ऑफ आरबीसी। अब पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप हमें पता है कि ए बी ओ, एंटीजन सेम ही होगा, ए का ए, बी का बी, ए बी का ए और बी दोनों, ओ में कुछ भी नहीं है तो निल। अब एंटीबॉडी मतलब एंटी अपोजिट एंटीबॉडी, ए एंटी बी एंटी ए बी कुछ भी नहीं निल, ओ एंटी ए एंटी बी। डोनर कौन कौन होगा, ओ सबको दे सकता है, क्यों ये हम आगे बताएंगे। ओ है ना, ओ सबको पहले ये हम लोग पता करते हैं कि ओ सबको, ओ यूनिवर्सल डोनर है। क्यों यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि रिसिपिएंट शुड नॉट हैव एंटीबॉडीज अगेंस्ट डोनर एंटीजन। मतलब ओ के पास दोनों एंटीबॉडी ए और बी, और हमें जैसे डोनेट करना है, जो रिसिपिएंट है उसको डोनेट करने के बाद वहाँ पे उसके अगेंस्ट कुछ ना हो। तो रिसिपिएंट शुड नॉट हैव एंटीबॉडीज अगेंस्ट डोनर एंटीजन, इसके पास दोनों है, ठीक है। यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन होगा, ए बी ब्लड ग्रुप, और यूनिवर्सल डोनर होगा ओ। क्योंकि यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी क्यों होगा, क्योंकि इसके पास कोई नेचुरली ऑकरिंग एंटीबॉडीज़ नहीं है। और ओ क्यों होगा, क्योंकि ओ बिकॉज इट हैज़ नो एंटीजन। तो कौन कौन सा, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, ओ ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि नेगेटिव वाले जो है, नेगेटिव चार्ज जो है वो डोनेट करता है, देता है, और पॉजिटिव चार्ज लेता है। ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं केमिस्ट्री ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अब फ्रॉम द अबव मेंशन टेबल इट इज एविडेंट दैट ग्रुप ओ ब्लड कैन बी डोनेटेड टू बी पर्सन विद एनी ब्लड ग्रुप एंड हेंस ओ ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। Persons with AB group can accept blood from person with AB as well as the other group of blood. Therefore, such person are called universal recipient. यहाँ तक पढ़िए। अब RH grouping. Another antigen, the RH antigen similar to one present in rhesus monkey, hence RH, is also observed on the surface of RBCs of majority, nearly 80% of humans. Such individuals are called RH positive and those in which this antigen is absent are called RH negative. अब हम लोग हमें पता है कि हम लोग ग्रुपिंग किस बेसिस में किए थे, एंटीजन के बेसिस में। तो RH ग्रुपिंग भी एंटीजन के बेसिस में ही करेंगे। द RH एंटीजन सिमिलर किसके, रीसस मंकी के, इसलिए हेंस RH नाम दिया गया। इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन सरफेस ऑफ RBC
मेजॉरिटी में आर एच पॉजिटिव होता है, अगर होगा तो पॉजिटिव, नहीं होगा तो नेगेटिव। तो फिर आर बी सी और मेजॉरिटी 80% में पॉजिटिव होता है, जिसमें होगा, और जिसमें आर एच नहीं एब्सेंट है तो आर एच एंटीजन एब्सेंट है, आर एच नेगेटिव। एंड आर एच नेगेटिव इज अ पर्सन इफ एक्सपोज टू आर एच पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द आर एच एंटीजन। अगर फिर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा ना कि अगर हम लोग हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले दोनों को मैच करना होता है, मैचिंग किया जाता है। तो अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड पर्सन को अगर एक्सपोज करेंगे पॉजिटिव ब्लड वाले से, तो एंटी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनेंगे आर एच एंटीजन के। तो फॉर आर एच ग्रुप ऑल्सो शुड मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन। अब एक स्पेशल केस है जो हम लोग पढ़ेंगे, आर एच इनकम्पैटिबिलिटी का, मिस मैचिंग का। has been observed between RH negative of blood of a pregnant mother with RH positive of blood of the fetus। मदर कैसी होगी, नेगेटिव होगी, फीटस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मदर कैसी होगी, नेगेटिव होगा, फीटस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब फादर पॉजिटिव होंगे तभी ना फीटस पॉजिटिव हुआ। तो मदर ऐसे बोल सकते हैं फीमेल नेगेटिव, ऐसा होता नहीं है, मैं भी फीमेल हूँ, पर याद करने के लिए फीमेल कैसी होती है, ज़्यादा उन्हें लो फील होता है, तो नेगेटिव मदर, नेगेटिव फीटस पॉजिटिव। उसके बाद क्या लिखा है, आर एच एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर इन फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड्स विल सेपरेटेड बाई प्लासेंटा। फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लेसेंटा से सेपरेट होता है, इसलिए फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो एक्सपोज नहीं होगा। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ आर एच पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस। पर प्रेगनेंसी के बाद जब प्लेसेंटा हटेगा तो फिर उस टाइम एक्सपोजर के चांसेस होते हैं। तो इन सच केसेस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट आर एच एंटीजन इन हर ब्लड। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी द आर एच एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर आर एच नेगेटिव कैन लीक इन टू ब्लड ऑफ fetus आर एच positive and destroy the fetal RBC. This could be fatal to the fetus and or could cause severe anemia and jaundice to the baby. इस condition को क्या बोलते हैं, erythroblastosis fetalis. This can be avoided by administering anti-RH antibody to mothers immediately after the delivery or first time. इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, anti-RH एंटीबॉडीज मदर के बॉडी में फर्स्ट टाइम होने के बाद तुरंत इंजेक्ट करके। अब पढ़ेंगे coagulation of blood. You know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. Usually the blood stops flowing after some time. अब हम लोग जानते हैं कि अब हमारा फिंगर कटा या हर्ट हमें हुआ तो वुंड मतलब ब्लीडिंग तो चालू नहीं हो जाती है, अब ब्लड स्टॉप हो जाता है कुछ देर बाद। तो तुम्हें पता है कि क्यों ऐसा होता है? उस टाइम पे ब्लड कोएगुलेट हो जाता है, ब्लड कोएगुलेट और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा। दिस इज़ अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये एक मैकेनिज्म है बॉडी का जो बहुत ब्लड बहने से रोकता है। यू वुड हैव ऑब्जर्व अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ अ कट और एन इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ अ क्लॉट और कोएगुलम formed mainly of network of threads called fibrins in which dead and damaged formed elements of blood are trapped. फिब्रिनोजन हम लोग कहाँ पढ़े थे जल्दी, किसके टाइप्स थे, प्लेटलेट्स के टाइप थे। तो हमने बोला था ना फिब्रिनोजन हेल्प इन क्लॉटिंग, तो इट इज क्लॉट और कोएगुलम फॉर्म मेनली ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फिब्रिन्स इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। फिब्रिन्स कैसे फॉर्म होता है, फिब्रिन्स आर फॉर्म बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय enzyme thrombin. Thrombin in turn are formed from another inactive substance present in plasma called prothrombin. An enzyme complex thrombokinase is required for our reaction. This complex is formed by a series of linked enzymatic reaction cascade process involving a number of factors present in plasma in an inactive state. पहले हम पढ़ेंगे फिब्रिन्स कैसे फॉर्म होता है। तो फिब्रिन फॉर्म होता है कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन बाय प्लाज्मा। Coagulation of blood, you know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. Usually the blood stops flowing after some time. Do you know why? Blood exhibit coagulation or clotting in response to an injury or trauma. This is a mechanism to prevent excessive loss of blood from the body. You would have observed a dark reddish brown scum formed at the side of. So mainly in this paragraph we are going to read how coagulation of blood happen. So पहले कट लगता है, फिर प्लेटलेट एक्टिवेट करता है सेरोटोनिन को, जब कोलेजन के कांटेक्ट में आएगा। फिर हमें चाहिए थ्रोम्बिन जिससे फिब्रिन में कन्वर्ट होगा। तो फिर थ्रोम्बिन कैसे आएगा, तो थ्रोम्बिन आएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन से, और एंजाइम कौन सा, तो थ्रोम्बोकाइनेज। तो पहले क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन को, थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में थ्रोम्बोकाइनेज के द्वारा। फिर फिब्रिनोजन कन्वर्ट करेगा फिब्रिन में थ्रोम्बिन के द्वारा, और उसमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है।
तो फिर स्टेप्स क्या है ब्लड क्लॉटिंग के, तो पहला स्टेप है प्लेटलेट्स एंड डैमेज सेल रिलीज एन एक्टिवेटर, सेकेंड कैल्शियम एक्टिवेट्स एंजाइम, थर्ड थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, और फिब्रिन क्या करता है फिब्रिन बाइंड्स टू प्लेटलेट्स टू फॉर्म अ plug. Now we will study about lymph. Lymph is also known as tissue fluid. As the blood passes through the capillaries in tissue, some water along with many water-soluble substance move out in the spaces between the cells of tissue, leaving the larger protein and most of the formed element in the blood vessels. This fluid released out is called interstitial fluid or tissue fluid. lymph को सबसे पहला चीज़ कि lymph को हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, इसे और क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल फ्लूइड भी कहते हैं. इसका मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है प्लाज्मा के सेम, किसके सेम होता है, प्लाज्मा के सेम होता है. और इसका काम क्या है, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू अकर बाय दिस फ्लूइड. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू इज डन बाय दिस lymph. तो as the blood passes through the capillaries in tissue, some water along with many small water soluble molecules move out into the spaces between the cells of tissue, leaving the larger protein and most of the formed element in the blood vessels. This fluid released out is called intestinal fluid or tissue fluid. It has same mineral distribution as that in plasma. Exchange of nutrients, gases, etc. between the blood and cell always occur by this through this fluid. फिर क्या है, an elaborate network of vessels called lymphatic system collect this fluid and drain it back to major veins. क्या बोल रहा है कि इसमें जैसे ब्लड में ब्लड वेसल्स होते हैं, तो लिम्फ में भी वेसल्स होते हैं, नेटवर्क ऑफ वेसल्स होते हैं जिसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, और ये कलेक्ट करता है फ्लूइड और फिर ड्रेन, जैसे हार्ट का काम है वैसे ही इसका भी काम है. तो वेसल्स का काम है कि पहले कलेक्ट करेगा, उसके बाद ड्रेन करेगा मेजर वेन्स में. द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इसको लिम्फ में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको लिम्फ कहेंगे. अब लिम्फ कैसा है, तो लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड lymphocyte which are responsible for immune response of the body. Lymph is also an important carrier for nutrients, hormones, etc. Fats are absorbed through the lymph in the lacteal present in intestinal villi. लिम्फ कैसा होता है, लिम्फ कलरलेस होता है. फंक्शन क्या है लिम्फ का, पहला तो फंक्शन है कि ये ट्रांसपोर्ट करेगा, एक्सचेंज करेगा मटेरियल का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, सेल्स अकर बाय दिस फ्लूइड. ठीक है. सेकेंड क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है. फिर ये इंपॉर्टेंट कैरियर है न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स का. उसके बाद फिर ये हेल्प करेगा फैट्स को एब्जॉर्प्शन में. प्रेजेंट का होता है एंड लैक्टियल. लैक्टियल मतलब क्या होता है, लार्ज लिम्फ वेसल को लैक्टियल कहते हैं, लार्ज लिम्फ वेसल्स को लैक्टियल कहते हैं. प्रेजेंट इन विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. अब बात करते हैं सर्कुलेटरी पाथवे की. तो सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर ऑफ टू टाइप, ओपन एंड क्लोज. एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा है कि सर्कुलेटरी पैटर्न ओपन और दो तरह के होते हैं, ओपन एंड क्लोज का. सर्कुलेशन एनिमल किंगडम में स्टार्ट कहाँ से होता है, एनिलीडा से होता है. तो एनिलीडा और कॉर्डेटा में क्लोज टाइप होता है, एनिलीडा और कॉर्डेटा के बीच में जितने आते हैं उसमें ओपन टाइप होता है. तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एंड मॉलस्क इन विच ब्लड पम्प बाय हार्ट passes through large vessel into open space or body cavity called sinuses. Annelids and chordates have closed circulatory system in which blood pumped by heart is always circulated through a close network of blood vessels. This pattern is considered to be more advantageous as the flow of fluid can be more precisely regulated. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, पहले तो प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोड और मॉलस्क में, और इसमें ब्लड जो है पंप करता है हार्ट दोनों में होता है. पर ओपन पासेज वेसल्स इसमें भी होता है, पासेज टू लार्ज वेसल, पर ये ओपन स्पेसेस में जाता है, ओपन स्पेसेस या बॉडी कैविटी में जाता है जिसे हम साइनसेस कहते हैं. कहाँ जाता है, ओपन स्पेसेस में. इसमें क्लोज नहीं होता है. एनिलीडा और कॉर्डेटा में क्या होता है कि ब्लड यहाँ इससे हार्ट से पंप होता है और क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल से फ्लो करता है. तो ये कौन सा आपके हिसाब से कौन सा एडवांटेजेस होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए. क्यों, क्योंकि ये फ्लो प्रिसाइसली फ्लो करता है. ओपन में तो कितना जा रहा है, मतलब बहुत दिक्कत है. क्लोज सही है. ठीक है. अब कॉर्डेटा में पता है कि वर्टिब्रेट, बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने पढ़े थे. तो ऑल वर्टिब्रेट पोजेस अ मस्कुलर चेम्बर हार्ट. सारे वर्टिब्रेट्स में एक मस्कुलर चैम्बर हार्ट होता है. कैसा होता है, मस्कुलर चेम्बर हार्ट. फिशेस हैव टू चेम्बर हार्ट. फिशेस हैव टू चेम्बर हार्ट विद आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल. एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल. अच्छा पहले देखो ओपन और क्लोज का थोड़ा और पढ़ लेते हैं, डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं. पहला डिफरेंस क्या है, ओपन में ब्लड वेसल्स नॉट वेल डेवलप्ड, क्लोज में वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ओपन में हार्ट पंप्स ब्लड इनटू साइनसेस एंड ऑर्गन्स आर सिंकिंग इनटू ब्लड. ओपन में क्या होता है कि हार्ट ब्लड पंप करता है साइनसेस में, और ऑर्गन ब्लड में डूबा हुआ रहता है. पर क्लोज में ऐसा नहीं है. हार्ट पंप ब्लड इनटू वेसल एंड ब्लड ऑलवेज फ्लो इनसाइड देम, और ऑर्गन्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है क्लोज में, और ओपन में डूबा रहता है ऑर्गन्स ब्लड में. अब ओपन में क्या होता है, ब्लड फ्लो कांट बी रेगुलेटेड. इसमें ब्लड फ्लो रेगुलेटेड अकॉर्डिंगली. ठीक है. अब वर्टिब्रेटा का हार्ट कैसा होता है हम लोगों ने पढ़ा, तो मस्कुलर होता है. और मेन चेम्बर्स क्या क्या है, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल. सब में आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स होंगे.
एसेसरी चेम्बर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। अब हमें किसका किसका पढ़ना है, फिशेस का पढ़ना है, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स। तो पहले हम लोग फिशेस का पढ़ते हैं। पहले हम लोग सबका देख लेते हैं कि कितना चेम्बर हार्ट है। फिशेस पहला है तो 2 चेम्बर हार्ट होगा, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल। एम्फीबियंस के पास, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के पास 3 चेम्बर हार्ट होता है, पर क्रोकोडाइल के पास 4 चेम्बर होता है। क्या पढ़ा, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के पास 3 चेम्बर होता है, पर क्रोकोडाइल के पास 4 चेम्बर होता है। 3 चेम्बर में क्या क्या होगा, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। वेयर्स क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल पोसेस अ 4 चेम्बर हार्ट विद 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। तो हमें फिशेस का याद रहेगा, क्रोकोडाइल का भी याद रहेगा और बर्ड्स का भी याद रहेगा, मैमल्स का भी। सबसे मेन है कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का हमें याद रहेगा 3 चेम्बर है, पर क्या क्या रहता है, 2 एट्रिया रहेगा कि 2 वेंट्रिकल रहेगा, इसमें कंफ्यूजन होगा। तो क्या होगा, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। अब आप भूलेंगे नहीं। अब फिशेस के बारे में पढ़ते हैं। तो फिशेस में क्या होता है कि इन फिशेस द हार्ट पम्प्स आउट द oxygenated blood which is oxygenated by gills and supplied to the body parts from where the oxygenated blood is returned to heart। इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। फिशेस में क्या होता है कि हार्ट पंप किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिशेस के पास क्या होता है, गिल्स होता है। तो गिल्स हम फिशेस में मेनली तो गिल्स मतलब गिल्स का काम होता है, तो गिल्स ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगा। तो हार्ट पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड किससे होता है, गिल्स से होता है। और फिर गिल्स से ऑक्सीजनेटेड होकर बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, और बॉडी पार्ट्स का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट में आ जाता है। तो क्या होता है, हार्ट से गिल्स, गिल्स से बॉडी पार्ट से हार्ट, हो गया, सिंगल सर्कुलेशन है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या होता है, देखो मैं बना ही देती हूँ। राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, वेंट्रिकल, ठीक है। अब क्या होता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, इसको ऐसे ऐसे द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स एंड स्किन, एंड द राइट एट्रियम get deoxygenated blood from other body parts. However, they get mixed up in single ventricle which pumps out mixed blood. इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इसमें डबल सर्कुलेशन तो हो रहा है पर इनकम्प्लीट है। तो क्या क्या बोल रहा है, लेफ्ट एट्रिया में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ कहाँ से आता है, फ्रॉम गिल्स, स्किन, लंग्स। राइट एट्रिया में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी पार्ट से। अब ये दोनों जो ब्लड आए वो दोनों मिक्स हो जाएंगे वेंट्रिकल में। अब पंप करेंगे मिक्स्ड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड नहीं, मिक्स ब्लड पंप करेंगे तो हो गया। अब बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या है, इनके पास 4 चेम्बर हार्ट होता है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, ठीक है। बर्ड्स एंड मैमल्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय लेफ्ट एंड राइट एट्रिया रिस्पेक्टिवली पासिस ऑन टू वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड। क्या बोल रहा है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड हमेशा लेफ्ट में होगा, यहाँ देखो लेफ्ट में हो रहा है ना, और इसमें भी हम पढ़ेंगे कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ही फ्लो होता है, और राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करता है और वेंट्रिकल के सेम साइड में। जैसे लेफ्ट एट्रिया का लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट एट्रिया का राइट वेंट्रिकल में जाएगा। द वेंट्रिकल पम्प्स इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप। और ये यहाँ इसके तरह मिक्स करके नहीं पंप करेगा। दैट इज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे आर प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म, हेंस दिस एनिमल हैव डबल सर्कुलेशन। इसलिए हम डबल सर्कुलेशन से कहते हैं। लेट अस स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोल रहा है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चेम्बर, हार्ट नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल एंड ब्लड द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट होता है, पहले तो इसे कहते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। इसलिए कंसिस्ट होता है मस्कुलर चेम्बर हार्ट से, मस्कुलर चेम्बर हार्ट नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स और ब्लड, 3 चीज़ें, ठीक है। हार्ट, वेसल्स और ब्लड। ब्लड तो रहेगा ही, हार्ट रहेगा और वेसल्स रहते हैं। उसके बाद हार्ट कैसे होता है, हार्ट इज मीजोडर्मली। हार्ट कैसे होता है, मीजोडर्मली। हार्ट इज मीजोडर्मली derived organ is situated in the thoracic cavity in between 2 lungs, slightly tilted to left। तो हम पहले तो हार्ट कैसे होता है, मीजोडर्मली होता है, और कहाँ प्रेजेंट होता है, तो थोरासिक कैविटी में। एक होता है थोरासिक कैविटी, एक होता है एब्डोमिनल कैविटी। तो कहाँ होता है, थोरासिक कैविटी में, क्लिंच्ड फर्स्ट। It is protected by a double-walled membranous pericardium enclosing the pericardial fluid. Heart is protected by double-walled, कितना single-walled नहीं, double-walled membranous ring, membranous bag, pericardium जिसको कहते हैं, enclose करता है pericardial fluid को।
Our heart has 4 chambers, 2 relatively small upper chamber called atria and 2 larger lower chamber called ventricle. हमारे हार्ट में 2 upper chamber होता है atria. Let's make it. ये एट्रिया स्मॉल होता है, वेंट्रिकल लार्ज होता है. वेंट्रिकल लार्ज होता है, एट्रिया स्मॉल होता है, वेंट्रिकल लार्ज होता है. 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 ठीक है. अब क्या लिखा है, ये 2 स्मॉल अपर चैम्बर कॉल्ड एट्रिया, लार्जर चैम्बर वेंट्रिकल. अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर आर्ट्रियल सेप्टम सेपरेट्स द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया. अगर 2 एट्रिया के बीच में है तो एट्रियल सेप्टम, और अगर वेंट्रिकल के बीच में होगा तो वेंट्रिकल सेप्टम. तो क्या, अब एट्रिया के बीच में तो थिन होता है, मस्कुलर वॉल होता है. थिन होता है, मस्कुलर वॉल होता है, इंटर एट्रियल सेप्टम. और वेंट्रिकल के बीच में होता है इंटर वेंट्रिकल थिक होता है. थिक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे पता है ना कि बड़ा है और वेंट्रिकल बड़ा है, और इसलिए थिक, यहाँ पे थिन. थिन इंटर एट्रियल सेप्टम, थिक interventricle septum. The atrium and ventricle on the same side are also separated by thick fibrous tissue called arterioventrical septum. अब इन दोनों के बीच में भी आर्ट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम, अगर आर्ट्रियोवेंट्रिकल के बीच में तो आर्ट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम कैसा होता है? थिक होता है. कैसा होता है? थिक होता है. थिक और फाइब्रस होता है. मस्कुलर नहीं, फाइब्रस होता है. मस्कुलर नहीं, फाइब्रस होता है. मस्कुलर कहाँ होगा? इन दोनों के बीच मस्कुलर होगा, इन दोनों के बीच फाइब्रस होगा. इन दोनों के बीच मस्कुलर होगा, इन दोनों के बीच फाइब्रस होगा. क्योंकि फाइब्रस क्यों होगा? क्योंकि इसका यहाँ से ट्रांसफ़र होना है इसके पास, तो फाइब्रस होगा. मस्कुलर होगा तो कैसे ट्रांसफ़र होगा? तो फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड आर्ट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम. However, each of these septa are provided with an opening through which the 2 chambers of the same side are connected. The opening between the right atrium and right ventricle is guarded by valve formed by 3 muscular flaps or cups, the tricuspid wall, whereas bicuspid or mitral wall guard the opening of left atrium and left ventricle. देखो, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल किससे? राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल गार्ड होता है वेल्व फॉर्म बाय 3 मस्कुलर फ्लैप्स और कस्प. क्या? 3 मस्कुलर फ्लैप्स और कस्प. उसको 3 होगा तो ट्राइकस्पिड. और वेयर लेफ्ट वाला क्या होगा? एट्रिया वेंट्रिकल, बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व. लेफ्ट और राइट एट्रिया. पहले हम लोग जान लेते हैं कि लेफ्ट एट्रिया क्या करता है. लिख दो. कलेक्ट करता है ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? पंप्स करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी. राइट क्या करता है? राइट वाला हमेशा डीऑक्सीजनेट, तो क्या करेगा? पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स. राइट एट्रिया क्या करेगा? कलेक्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कनेक्ट करेगा राइट एट्रिया भेजेगा राइट वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल भेज देगा लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड होने के लिए. फिर लेफ्ट एट्रिया जो है ब्लड से लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स से कलेक्ट करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट वेंट्रिकल को भेजेगा. लेफ्ट वेंट्रिकल सब में पंप करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी. दिस इज अ वेरी मेन डायग्राम. अब क्या दिया हुआ है? द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल into the pulmonary artery and aorta respectively are provided with semilunar valve. राइट वेंट्रिकल जो है पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड भेजेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है आरोटा में भेजेगा. किससे? सेमील्यूनर वाल्व से. जैसे कि आरोटा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को भेजता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन भेज रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी को. राइट वेंट्रिकल क्या कर रहा है? राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी पंप कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, तो पल्मोनरी आर्टरी. कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है ब्लड को लंग्स में? पल्मोनरी आर्टरी. तो ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल into pulmonary and artery and aorta respectively are provided with semilunar valves. The valves in the heart allow the flow of blood only in one direction, that is from atria to ventricle and from ventricle to pulmonary artery or aorta. These valves prevent any backflow. कहाँ से कहाँ? Artery to ventricle, ventricles to pulmonary artery or aorta.
ठीक है, अब पहले डायग्राम देख लेते हैं, एक सेकेंड। दिस इज़ आरोटा, दिस इज़ पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेंड करता है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड करता है, लेफ्ट एट्रिया बंडल ऑफ हिस, लेफ्ट वेंट्रिकल, इंटरवेंट्रिकल सेप्टम, एपेक्स, वेना कावा, साइनो ऐसे नोट कहाँ था, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, तो ये राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम होगा, आर्टरी वेंट्रिकल नोट। ठीक है, अब यहाँ से द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर दैन दैट ऑफ एट्रिया, ये तो पढ़िए। अ स्पेशलाइज कार्डियक musculature called nodal tissue is also distributed in heart. A patch of tissue is present on the right upper corner of right atrium का sinoatrial node. Another mass of this tissue is seen in lower left corner of right atrium close to arterioventricular septum called arterioventricular node. जो कार्डियक मस्कुलेचर है वो स्पेशल टाइप के नोडल टिश्यू से बनता है, जो पैच ऑफ जैसे ऐसे नोड, जिसके दो टाइप्स होते हैं, ऐसे नोड और साइनो आर्ट्रियल नोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट ऐसे नोड जो है वो राइट में प्रेजेंट होता है, तो मान के राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। एवीएन नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, दोनों राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, पर साइनो आर्ट्रियल नोड होता है राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम और एवीएन नोड लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। अब क्या है, अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर आर्ट्रियोवेंट्रिकल बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम एवियम विच passes through the arterioventricular septa to emerge on the top of interventricular septum and immediately divides into right and left bundle. A bundle of nodal fibers arterioventricular bundle avian bundle continues from avian which passes through arterioventricular septa to emerge on the top of interventricular septum and immediately divide into right and left bundle. These branches give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature of respective site called Purkinje fiber. Fibers को क्या कहते हैं, Purkinje fiber. The nodal musculature has the ability to generate action potential without any external stimuli that is auto excitable. Because of मैं अपनी पता है नोडल टिश्यू की वजह से ही हमारा हार्ट जो है, कि हमारा हार्ट क्या है, मायोजेनिक, हमारा मायोजेनिक है, न्यूरोजेनिक नहीं है। However, the number of action potentials that can be generated in a minute vary in different part of nodal system. The SAN can generate maximum up to 70 action potential, that is 70 to 75 times minute in a inverse, and is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of heart. Therefore, it is called pacemaker. Our heart normally beats 70 to 75 times in a minute, average 72 times, 72 beats per minute. अब मैं ना हार्ट के बारे में आर्टरी और वेंट्रिकल्स का डिफरेंसेस बताती हूँ। दो आर्टरिया है, दो वेंट्रिकल है, ठीक है। अपर स्मॉलर है, लोअर लार्जर है, ठीक है। अपर क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, तो एट्रिया आर कलेक्टिंग चैम्बर और वेंट्रिकल आर डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर। एट्रिया आर कलेक्टिंग चैम्बर, कलेक्ट कर रहा है ना सब जगह से, और वेंट्रिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर। क्या है, एट्रिया कलेक्ट कर रहा है तो कलेक्टिंग चेम्बर, ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर। इसके थिन वॉल्स होते हैं, एट्रिया के थिक वॉल्स होते हैं। टू एट्रिया सेपरेटेड बाय इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, टू वेंट्रिकल सेपरेटेड बाय थिक इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। अब एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस आर्ट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम, ठीक है। अब एवी अपर्चर जो है इज गार्डेड बाय गेट्स ऑफ मस्कुलर फ्लैप्स, कस्पिड वॉल विच प्रिवेंट बैक फ्लो। राइट साइड में क्या है, ट्राइकस्पिड, और लेफ्ट साइड में क्या है, बाइकस्पिड। बाइकस्पिड को क्या कहते हैं, मिट्रल वॉल भी कहते हैं। बाइकस्पिड को क्या कहते हैं, मिट्रल वॉल भी कहते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या है, ट्राइकस्पिड, लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या है, बाइकस्पिड। अब यहाँ पे एक कॉर्डेट टेनिशी है जिसके बारे में हमारे बुक में कुछ उतना दिया नहीं पर डायग्राम में दिया है। तो क्या है, कॉर्डेट टेनिशी मेक दिस वेल्व वन साइडेड, डैमेज ऑफ इट लीड्स टू रीओपनिंग ऑफ कस्पिड वॉल्व इनटू एट्रिया। कहाँ पे दिया है, राइट साइड में दिया है, राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल। सिर्फ राइट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड में भी दिया, पर वेंट्रिकल में कॉर्डेट टेनिशी मेक दिस वेल्व वन साइडेड, डैमेज ऑफ इट लीड्स टू रीओपनिंग ऑफ कस्पिड वॉल्व इनटू एट्रिया। ठीक है, कंप्लीट। अच्छा, मैंने ना नोडल टिश्यू तो बताया, पर मतलब एक बार फिर से बता देती हूँ। एंटायर हार्ट मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। अब कार्डियक मसल्स में क्या है, स्पेशल पैच ऑफ कार्डियक मसल इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट विच हैज़ एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट इनपुट फ्रॉम नर्वस सिस्टम। दिस पैच इज कॉल्ड नोडल टिश्यू। ब्लड का फ्लो कैसे होता है, पहले एसए नोड, फिर एवी नोड, फिर एवी बंडल, फिर राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस, फिर पुरकिंजी फाइबर, ठीक है।
All of these can generate action potential, but SA node does it at maximum rate, that is 70 to 72 times per minute. SA node को पेसमेकर कहते हैं. अब ड्यू टू नोडल टिश्यू की वजह से हमारा हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है, मतलब मायोजेनिक है. अब हार्ट दो तरह से होते हैं, न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक. न्यूरोजेनिक क्या होता है? न्यूरल सिग्नल नीड्स टू जनरेट हार्ट बीट. न्यूरल सिग्नल देते हैं हार्ट बीट के लिए. अब कान फंक्शन आउटसाइड द बॉडी. आउटसाइड बॉडी का आउटसाइड रहेगा तो फंक्शन नहीं करेगा. इसके पास रहता है, नॉन कॉर्डेट्स के पास रहते हैं. मायोजेनिक क्या होता है? हमारा हार्ट जैसे कॉर्डेटा के पास होता है और मोलस्का के पास होता है. नो न्यूरल सिग्नल नीडेड. कोई न्यूरल सिग्नल चाहिए नहीं. कार्डियक मसल्स अपने से हार्ट बीट जनरेट कर सकते हैं और बॉडी के बाहर भी फंक्शन कर सकते हैं. कार्डियक साइकिल. How does the heart function? Let us take a look. To begin with, all the four chambers of heart are in relaxed state. That is, they are in joint diastole. Relaxed state में है तो joint diastole. As the tricuspid and bicuspid valves are open, blood from the pulmonary veins and vena cava flows into left and right ventricles, respectively, through the left and right atria. The semilunar valves are closed at this stage. The SAN now generates an action potential which stimulates both the atria to undergo a simultaneous contraction, the arteriosystole. This increases the flow of blood into ventricles by about 30%. The action potential is conducted to ventricle side by AVN node and AVA bundle, from where the bundle of his transmit it through the entire ventricle musculature. This causes the ventricle muscles to contract ventricle systole. The atria undergo relaxation. Coinciding with the ventricle systole increases the ventricular pressure, causing the closure of tricuspid and bicuspid valve due to attempted backflow of blood into the atria. As the ventricular pressure increases further, the semilunar valve guarding the pulmonary artery and aorta are forced open, allowing the blood into ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathway. The ventricles now relax and the ventricular pressure falls, causing the closure of semilunar valve, which prevents the backflow of blood into ventricles. As the ventricular pressure declines further, the tricuspid and bicuspid valves are pushed open by pressure in the atria exerted by blood which was being emptied into them by veins. The blood now once again moves freely to ventricles. The ventricles and atria are now again in relaxed state as earlier. Soon the SAN generates a new action potential events described above are repeated in sequence and the process continues. मैंने जो इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ पढ़ा ना, उसमें कुछ भी नहीं है लिटरली. बस 3 चीज़ पढ़ना है: जॉइंट डायस्टोल, आर्टरियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल. तो जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है कि एसएल वाल्व जो सेमील्यूनर वाल्व किसका था, क्या करता था, कहाँ का ओपनिंग था, मतलब तो वेंट्रिकल का ओपनिंग था. तो पहले ये समझते हैं कि जॉइंट डायस्टोल के बाद आर्टरियल सिस्टोल होगा, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल होगा. तो सेमील्यूनर वाल्व तो क्लोज ही रहेगा ना, क्योंकि सेमील्यूनर वाल्व क्या करता था, वेंट्रिकल साइड के ओपनिंग था. तो वेंट्रिकल्स का थोड़ी अभी ओपनिंग का ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है एट्रियल के ओपनिंग का. तो एसएल वाल्व को क्लोज होगा और कस्पिड वाल्व ओपन होगा और ऑल चेम्बर्स रिलैक्सिंग, सारे चेम्बर्स रिलैक्स करेंगे. दैट इज हार्ट हैज़ नेगेटिव प्रेशर. अब ब्लड एंटर करेगा एट्रिया में और सिंस कस्पिड वाल्व ओपन, ब्लड एंटर वेंट्रिकल्स. अब एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा, ऐसे नोड सिग्नल भेजेगा एट्रिया को एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा. अब ब्लड इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर, फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स इंक्रीजेज बाय 30%. तो वेल्व का क्या स्टेटस होगा कि एसएल वाल्व क्लोज होगा, कस्पिड वाल्व ओपन होगा. जॉइंट डायस्टोल में भी एसएल वाल्व क्लोज था, एट्रियल सिस्टोल में भी एसएल वाल्व क्लोज है. फिर कस्पिड वाल्व का बात आता है, तो वो दोनों में जॉइंट डायस्टोल और एट्रियल सिस्टोल में ओपन होगा. फिर वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होता है कि एवी नोड जनरेट सिग्नल, एवी बंडल कैच इट, बंडल ऑफ हिज डिस्ट्रीब्यूट टू एंटायर वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड फ्रॉम द एपेक्स टुवर्ड अप ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर. कस्पिड वाल्व क्लोज, वेंट्रिकल प्रेशर ग्रोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर. एसएल वाल्व क्लोज, एसएल वाल्व इंक्रीज प्रेशर की वजह से एसएल वाल्व ओपन हो गई, सॉरी, और ब्लड रश एंटर पल्मोनरी आर्टरी एंड aorta. Now ventricle has no pressure, that is in diastole. Due to no pressure in ventricle, SL valve फिर close हो जाएगा. Further declines in ventricle pressure brings in joints diastole, and when blood enters atria, this leads to opening of cuspid valve. फिर से वही cycle चलेगा. तो this sequential event in heart which is cyclically repeated is called cardiac cycle, and it consists of systole and diastole of both atria and ventricle. As mentioned earlier, पहले मेंशन किया था कि हार्ट बीट कितने टाइम्स बीट करता है, 72 टाइम्स पर मिनट. दैट मनी कार्डियक साइकिल्स आर परफॉर्म पर मिनट. जितने बार हार्ट बीट
होगा उतना कार्डियक साइकिल परफॉर्म होगा. फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड. ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम. अब 30% तो आर्ट्रिया करता था, तो वेंट्रिकल कितना करेगा? अब 70 ml ब्लड फ्लो कराता है, और वेंट्रिकल जो करता है ना उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम करते हैं. तो स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट नंबर्स या फिर नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट 17 to 75 टाइम, तो ये कार्डियक आउटपुट देता है. देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped out by each ventricle per minute and averages about 5 liter या 5,000 ml in a healthy individual. The body has the ability to alter the stroke volume as the heart rate and thereby the cardiac output. जैसे कि एग्जाम्पल है, cardiac output of an athlete will be much higher than the ordinary man. During each cardiac cycle two prominent sound होता है love and dove, जो स्टेथोस्कोप से डॉक्टर्स इजीली सुन सकते हैं. तो पहला साउंड लब होता है. तो लब किसका क्या होता है? क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व, मतलब वेंट्रिकल सिस्टोल के टाइम लब होता है. और सेकेंड है डव, क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व. और दीज साउंड्स आर क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस. तभी तो अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले स्टेथोस्कोप से वो चेक करते हैं. अब हम लोग ना यहाँ हार्ट के साउंड में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो हार्ट के साउंड के बारे में लिख लेते हैं. हार्ट साउंड कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के. पहले क्या होता है? लब. फिर क्या होता है? डब. फर्स्ट, सेकेंड. ये कब होता है? Closure of cuspid valve, closure of SL valve, start of ventricular contraction, end of ventricular contraction. ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसलिए end of ventricular contraction या just start of जॉइंट डायस्टोल. स्ट्रोक वॉल्यूम तो पता ही है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल पर कॉन्ट्रैक्शन. अब स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 ml. कार्डियक आउटपुट क्या होगा? जितना ब्लड पंप करेगा वेंट्रिकल पर मिनट उसको कार्डियक आउटपुट कहेंगे. कितना होता है? 75 लीटर होता है. और स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट दोनों फिक्स नहीं होता है, क्योंकि एथलीट का कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा हो सकता है. अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ECG. क्या पढ़ेंगे? ECG. You are probably familiar with the scene from a typical hospital television show. A patient is hooked up to monitoring machine that's so voltage raised on screen and makes a sound beep 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 as the patient goes into cardiac arrest. This type of machine, electrocardiograph, is used to obtain electrocardiogram. ECG is graphical representation of electrical activity of heart during the cardiac cycle. To obtain a standard ECG, पहले हम लोग समझते हैं ये वाला क्या होता है. ECG ग्राफ मशीन को हम लोग टीवी में तो देखे होंगे कि पेशेंट लेटा रहता है और फिर जब उसकी डेथ हो जाती है तो क्या बजता है? पी 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 बजता. फिर जब डेथ हो जाती है तो पी, मतलब हार्ट रेट बंद हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट आ जाता है उसे. तो मशीन को क्या कहते हैं? मशीन को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो ग्राफ रहता है ना उसको कार्डियोग्राम कहते हैं. तो क्या बोलते हैं? मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो ग्राफ होता है ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं. ECG is graphical electroactive. To obtain a standard ECG, a patient is connected to machine with 3 electrical leads, one to each wrist and left ankle, that is continuously monitor the heart activity. For a detailed evaluation of heart function, multiple leads are attached to chest region. Here we will only talk about standard ECG. Standard ECG में दो हाथ में दोनों रिस्ट में लगते हैं और एक लेफ्ट एंकल में रखते हैं. और डिटेल इवैल्यूएशन के लिए हम चेस्ट रीजन में भी कुछ लगाते हैं. ईच पीक इन द ECG इज आइडेंटिफाइड विद लेटर P to T that correspond to specific electrical activity of the heart. P, अब ये छोटा सा ही मिला है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसमें छुपा हुआ है. तो क्या कहते हैं? पहले P क्या कर रहा है? P वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. P क्या कर रहा है? एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. एक्साइटेशन कर रहा है या फिर डीपोलराइजेशन कर रहा है एट्रिया को. जो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल विच इनिशिएट्स द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन. The contraction starts shortly after Q and marks the beginning of systole. PQ क्या कर रहा है? P से Q क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया हो रहा है. QRS क्या हो रहा है? डीपोलराइजेशन या एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल या रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. जस्ट आफ्टर Q वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट. अब क्या लिखा है? द T रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट. एक्साइटेड क्या मार्क कर रहा है? एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट को आने को क्या कर रहा है? रीपोलराइजेशन. द एंड ऑफ T वेव मार्क द एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल. किसका? कौन सा सिस्टोल?
ventricle systole. Obviously, by counting the number of QRS complex that occur in given time period, one can determine the heartbeat rate of an individual. Since the ECGs obtained from different individuals have roughly the same shape for given lead configuration, any deviation from this shape indicates a possible abnormality of disease. Hence, it is of great clinical significance. अब हम यहाँ लिख लेते हैं कि क्या क्या कर रहा है, वरना कन्फ्यूजन होता है. पी क्या कर रहा है? एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया, एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन. फिर पी क्यू क्या कर रहा है? इसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. क्यू आर एस क्या कर रहा है? एक्साइटेशन या फिर डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, या फिर रीपोलराइजेशन, एट्रिया का रीपोलराइजेशन हो रहा है. फिर यहाँ ऐसे कर दो, जस्ट आफ्टर क्यू ventricular systole. अब end of T marks end of systole. T wave repolarization of ventricles. मैंने कहा था इतना छोटा सा पैराग्राफ, बहुत सारा इंफॉर्मेशन रखा है. पता है 3 मेन लीड होता है, वो 2 रिस्ट में होता है, एक लेफ्ट एंकल में होता है, और मतलब यह हो गया. अब हम पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन, द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल्स, द आर्टरीज एंड वेन्स. ब्लड फ्लो करता है फिक्स रूट के ब्लड वेसल से, आर्टरीज और वेन्स. बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, एन इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वेमस epithelium, द ट्यूनिका इंटीमा, द मिडल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक, द ट्यूनिका मीडिया, एंड एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन, द ट्यूनिका एक्सटर्ना. हर आर्टरी और वेन कंसिस्ट होता है 3 लेयर से. इनर लाइनिंग स्क्वेमस, इनर लाइनिंग स्क्वेमस हम लोगों ने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था कि स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है. एपिथेलियम बॉडी फ्लूइड के पास रहता है. तो फिर स्क्वेम इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वेमस एंडोथेलियम कहाँ रहेगा? अंदर. ट्यूनिका इंटीमा उसको कहते हैं मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर, ट्यूनिका मीडिया, एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर, ट्यूनिका एक्सटर्ना. ठीक है. अब ट्यूनिका मीडिया जो है कंपैरेटिवली थिन होता है वेन्स में. ट्यूनिका मीडिया जो है कंपैरेटिवली थिन होता है वेन्स में. एज मेंशन अर्लियर, द ब्लड पम्प्ड बाय राइट वेंट्रिकल्स enters the pulmonary artery, whereas the left ventricle pumps blood into aorta. The deoxygenated blood pumped into pulmonary artery is passed on to lungs, from where oxygenated blood is carried by pulmonary veins into left atrium. This constitutes the pulmonary vein circulation. The oxygenated blood entering the aorta is carried by network of arteries, arterioles, and capillaries to tissue, from where deoxygenated blood is collected by system of venous veins and vena cava and emptied into right atrium. This is systemic circulation. The systemic circulation provides nutrition, oxygen, and other essential substance to tissue and takes CO2 and other harmful substance away from elimination. तो 2 तरह के सर्कुलेशन होते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड होता है पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स पे पास किया जाता है. पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड. तो लंग्स उसको ऑक्सीजनेटेड करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में जाएगा, वेन से लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा. ठीक है. इस पाथवे को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन क्यों? क्योंकि इसमें पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स पल्मोनरी वेन्स है. तो और सिस्टमिक में क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द आरोटा इज कैरीड बाय नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्टरियोल्स एंड कैपिलरीज टू टिश्यू. फ्रॉम टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कनेक्ट किया जाएगा वेन्यूज, वेन्स और वेना कावा में, एम्प्टी किया जाएगा राइट एट्रियम में. दिस इज सिस्टमिक सर्कुलेशन. और सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस टू टिश्यू, and लेता है CO2 and other harmful substance away for elimination. A unique vascular connection exists between digestive tract and liver is called hepatic. तो hepatic मतलब liver. तो digestive tract and liver के बीच में hepatic portal system carry blood from intestine to liver before it is delivered to systemic circulation. A special coronary system of blood vessel is present in our body exclusively for circulation to blood and to and from the cardiac musculature. हेपैटिक सर्कुलेशन किसके बीच में होता है? इंटेस्टाइन और हेपैट लिवर के बीच में होता है. लंग्स है, देखो लंग्स है, लंग्स करता है पल्मोनरी वेन्स,
deoxygenated pulmonary vein, oxygenated pulmonary artery, oxygenated left atrium left ventricle में गया, deoxygenated right atrium right ventricle में गया. अब यहाँ से आया dorsal aorta बॉडी पार्ट्स में गया ऑक्सीजनेटेड. यहाँ से आया वेना को, यहाँ बॉडी पार्ट्स में ऐसे बॉडी पार्ट्स में यहाँ गया. अब रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी. नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल नोजल टिश्यू, हेंस द कॉल्ड मायोजेनिक. तो बताया था मैंने. अ स्पेशल न्यूरल सिस्टम इन मेडुला ऑब्लिगेंटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. स्पेशल थोड़ा मोड़ा तो न्यूरल सेंटर करता ही है. तो न्यूरल सेंटर क्या करता है? न्यूरल सेंटर इन मेडुला ऑब्लिगेंटा मॉडरेट करता है. एम से मेडुला, एम से मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व कैन इंक्रीज द हार्ट रेट. हार्ट बीट बढ़ेगा. सिंपैथेटिक क्या करता है? हार्ट बीट बढ़ाता है. हार्ट बीट बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा और फिर कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा. दूसरे हाथ में पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम के सिग्नल क्या करता है? डिक्रीज करता है हार्ट रेट, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयरबाय द कार्डियक आउटपुट. पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? डिक्रीज करता है हार्ट बीट, कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करता है और कार्डियक आउटपुट भी. एड्रेनल मेड्यूलरी हार्मोन भी इंक्रीज कर सकता है कार्डियक आउटपुट. एड्रेनल मेड्यूलरी हार्मोन भी इंक्रीज कर सकता है कार्डियक आउटपुट. डिसऑर्डर्स क्या है? High blood pressure, hypertension. Hypertension is the term for blood pressure that is higher than 120/80. In the measuring 120 mmHg millimeter of mercury pressure is the systolic और pumping pressure 80 is diastolic और resting pressure. पहले तो नॉर्मल कितना होता है बीपी? 120/80. 120/80. 120 जो है सिस्टोलिक है या फिर पंपिंग प्रेशर है. 80 जो है डायस्टोलिक या रेस्टिंग प्रेशर है. अब ये नॉर्मल है और इससे ज़्यादा होगा तो फिर हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर. तो ब्लड प्रेशर का चेकिंग करेंगे तो रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल इज 140/90. 120 का 140, 80 का 90, 140/90 और हायर, इससे भी ज़्यादा. इट शो हाइपरटेंशन. हाई ब्लड प्रेशर लीड टू हार्ट डिजीज, ऑल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी. कोरोनरी आर्टरी डिजीज को कैट करते हैं. इसमें क्या होता है कि इसको एरिथ्रोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं. कोरोनरी आर्टरी डिजीज को एरिथ्रोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं. ये अफेक्ट करता है वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल. इट इज़ कॉज्ड बाय डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू विच मेक द ल्यूमेन आर्टरी नैरो. कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है? डिपॉजिट होता है कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू का, जो ल्यूमेन को नैरो करता है. एंजाइना को क्या कहते हैं? एंजाइना इज कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस, अ सिम्पटम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन appear when no enough oxygen is reaching the heart muscle. Angina can occur in men and women of any age but is more common among the middle age and elderly. It occurs due to condition that affect the blood flow. एंजाइना पेक्टोरिस में ऑक्सीजन हार्ट तक पहुंच नहीं पाता है. जैसे कि मूवीज़ में देखोगे कि शादी के बीच में सडन हार्ट अटैक आ जाता है. तो दैट इज़ हार्ट अटैक नहीं होता, वो एंजाइना पेक्टोरिस होता है जिसमें एनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता. हार्ट फेलियर का क्या मतलब होता है कि स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली ब्लड पंप नहीं करेगा टू मीट द नीड्स ऑफ बॉडी. इट इज समटाइम कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज कंजेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज. हार्ट फेलियर सेम नहीं है कार्डियक अरेस्ट के और हार्ट अटैक के. तो हार्ट फेल में क्या होता है? हम फेल कब होते हैं? जब हम इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं करेंगे. तो ब्लड भी फेल, हार्ट कब फेल होगा? जब ब्लड इफेक्टिवली पंप नहीं होगा और बॉडी के नीड्स को मीट नहीं करेगा. फिर कार्डियक अरेस्ट कब होगा? हम लोग अरेस्ट जब होता है तो पुलिस मारता है, बीट करता है, तो व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग. ऐसे याद कर सकते हैं आप, जैसे याद करें, पर लाइक मैं ऐसे याद करती हूँ. और हार्ट अटैक व्हेन द हार्ट मसल सडनली डैमेज बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई. हार्ट अटैक करेंगे तो किसी को तो डैमेज तो होगा ही, तो डैमेज होता है. तो फेल कब होंगे? जब इफेक्टिवली ब्लड इफेक्टिवली नहीं पंप होगा. अरेस्ट व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग. और हार्ट अटैक कब होगा? जब हार्ट मसल सडनली डैमेज हो जाएगा और इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई करने से. तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया. आई होप, मुझे पता है मैं तो बच्ची ही हूँ, मैंने उतना अच्छे से नहीं बताया होगा, पर मैंने कुछ ट्रिक्स बताई हूँ तो उससे शायद आप लोगों को हेल्प मिले. अब हम लोग आगे देखते हैं कि मैं एनसीईआरटी के बाद क्या करती हूँ. उसके बाद मैं डीपीपी करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट. ओह शिट, प्रैक्टिस मोड कर दी. कोई नहीं, लेट्स डू. मैंने जैसे बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं. द 2 and 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट. 2 चैम्बर किसमें बताया था? फिशेस में. और 4 चैम्बर क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल इज एन एक्सेप्शन. Let's see. Yay, correct.